तो चलिए, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस एमसीक्यू सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के बुला दूं, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। उसका जो पार्ट सेकंड था वो भी कंप्लीट कर दिया है। तो इतना तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 जो कि था संविधान का राजनीतिक दर्शन, आज हम अगले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। चलिए, तो चैप्टर 1 पार्ट 3 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिविंग डॉक्यूमेंट, इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न बहुत ही अच्छे से, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर के बारे में बात की गई है? तो कौन सा है वो बताइए। तो उसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 वो आर्टिकल है जिस आर्टिकल में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे होगा, हाउ प्रोसीजर, ये बताया गया है। तो आर्टिकल 368 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1976। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन है, इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। काफी अच्छा संशोधन, काफी मतलब विवादास्पद संशोधन है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है संशोधन। चलिए आगे। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमे में हुआ? तो ये केशवानंद भारती केस है, बहुत ही फेमस केस है, बहुत ज्यादा फेमस केस, 1973 का बहुत ही फेमस केस है केशवानंद भारती केस। इस केस के अंदर केशवानंद भारती जी ने बहुत बड़े मतलब कि निर्णय माना जाता है कि संविधान के ढांचे के पक्ष में, मौलिक ढांचे के पक्ष में सबसे बड़ा जो केस, अगर कोई संविधान का एक केस सुना जाए संविधान की व्याख्या के बारे में या संविधान की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, तो वो सबसे बड़ा केस यही है, केशवानंद भारती केस, जिसको ध्यान रखना है आपको। संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो संशोधन है आपका 61वां संशोधन, जिसके तहत ये काम किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। ये तो है ही नहीं, इसमें कोई खास आसान सा सवाल। अनुच्छेद 368 में क्या लिखा है? पढ़िए। तो क्या लिखा है, पढ़ते हैं। आर्टिकल 368। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, पॉलिटी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है, थोड़े कॉन्सेप्ट आपके में लगेंगे, कॉन्सेप्ट हैं। तो संसद अपनी संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के द्वारा इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। आप देख लो, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकती है, आर्टिकल 368 में जो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उसके तहत वो क्या कर सकती है कि इस जो आर्टिकल के अंदर जो प्रोसीजर दिया हुआ है, जो प्रक्रिया दी हुई है, उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर न्यू प्रोविजंस ला सकती है। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल सकती है, यानी जो एग्जिस्टिंग कह सकते हैं इसे, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को या तो हटा देगी या फिर क्या कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। एक्सचेंज कह लो, चेंज तो नहीं, एक्सचेंज कर सकती है। तो इतना हमें ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है आर्टिकल 368 के बारे में। चलिए, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया भारत में क्या है, बतानी है। पहला क्या है, संसद में तो सामान्य बहुमत के आधार पर। ठीक है, ये हो सकता है कि जैसे कोई भी आपको, जैसे कानूनी अधिकार है, कोई भी कानूनी अधिकार होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर उसमें हमें कोई चेंज करना है तो हमें एक सामान्य बहुमत चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत अगर आपके पास है तो हमें सामान्य बहुमत, नॉर्मल बहुमत जो होता है, उससे कर सकते हैं। दूसरा, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए होता है? विशेष बहुमत। अभी ये समझाएंगे हम। आर्टिकल 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं चाहिए होती है, आर्टिकल 368। तो ये सारी बातें ठीक है। ये क्या होता है, अभी सवाल आएगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 2 में बात की गई है कि संसद विधि द्वारा, विधि का मतलब होता है लॉ द्वारा नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, मतलब कि न्यू स्टेट्स बना सकती है। तो ये कोई खास बात है नहीं, आपको पता ही होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 2 में, जैसे इसका एग्जांपल अभी आपने तेलंगाना एक न्यू स्टेट बना है, तो आपको ध्यान रखना है कि किससे बनते हैं, आर्टिकल 2 संसद विधि द्वारा। ये अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद विधि द्वारा, लॉ के द्वारा किसी राज्य का एरिया बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्टेट, ये है, कोई स्टेट क्लेम कर रहा है कि ये एरिया भी हमारा, तो ये भी संसद कर सकती है। तो दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन।
अब देखिए, अब बहुत बेहतरीन सवाल है। विशेष बहुमत बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट, मैथ की मदद लेंगे समझने के लिए। संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वालों की सदस्य, जैसे मान लीजिए कोई बिल आया, मैं इसे यहां पे मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोई बिल आया, ठीक है। अब मान लो टोटल मेंबर जो है संसद में मान लेते 575 है ना, 575 मान लेते, 500, इसे 574 मानते। क्यों मानते हैं, मैथ इजी कैलकुलेशन आसान होने की बताता हूं। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के पक्ष में यानी फेवर में कम से कम आधे होने चाहिए संसद की कुल सदस्य। तो मान लेते हैं अभी टोटल मेंबर 574 है, तो 574 का आधा चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 17, 2 8 जा 16, 2 7 जा 48, 287 मेंबर हमें कम से कम चाहिए। आगे संशोधन का समर्थन करने वालों की सदस्यों में संख्या, इतना तो चाहिए चाहिए, कंपल्सन है। आगे क्या चाहिए, मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की संख्या की 2/3 होनी चाहिए। अब मान लीजिए, हाइपोथेटिकल कह रहा हूं कि मान लो उस दिन 573 ही मौजूद है, एक आदमी नहीं, तो इसका कितना होना चाहिए, 2/3। कितना होना चाहिए, 2/3, यानी कितने मेंबर कम से कम होने चाहिए। करते हैं, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 191 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2 और 3, 382, यानी टोटल हमें 287 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस इतने, मतलब 382 में से 287 तो आ ही गया, यानी 382 माइनस 287, इतने और चाहिए, इतने तो चाहिए। 12 में से 7 गए 5 और 17 में से 8 गए 95 मेंबर्स और चाहिए। 287 तो कंपल्सन चाहिए चाहिए, 2/3 जितने बैठे हैं उसका 2/3 है ना, तभी तो ये बनेगा। 287 तो है ही और 94 प्लस, तो यानी पूरा बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि कम आधे तो चाहिए ही चाहिए, और जो आज मतदान करने बैठे उनका 2/3 भी चाहिए, यानी 382 तो चाहिए चाहिए, मतलब अलग से नहीं, 287 के प्लस में 95 और चाहिए, इतने तो चाहिए चाहिए, 95 और चाहिए, तब जाकर 382 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही मेहनत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मैथ्स लगती है समझने में, तो समझ में आया होगा। आगे, विश्व के आधुनिकतम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया में कौन से सिद्धांत अहम भूमिका अदा करते हैं, दोनों विशेष बहुमत का भी संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही आसान, कोई संशोधन कब तक प्रभावी नहीं माना जाता, जब तक उसको आधे राज्यों की विधान पालिकाएं, जैसे मान लीजिए 28 राज्य हैं, तो कम से कम 14 राज्य ऐसे होने चाहिए जिनकी विधान पालिकाओं ने उसे पारित कर दिया हो, तो ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संशोधन की विषय वस्तु को कितने श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो इसे हम 3 तरीके हैं, एक तो जो टेक्निकल होते हैं, दूसरे जो एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और एक से जो कंसेंट से बनते हैं। तो 3 है, तो हम इसके लिए एक ऑप्शन मान लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ई, ए बी सी, तीनों, ठीक है, तीनों तरह के। तकनीकी मतलब जो टेक्निकल होते हैं कि ये प्रोविजन हटा दो, एक्सप्लेनेटरी मतलब जिसमें कोई व्याख्या का मामला होता है, और कुछ जो राजनीतिक आम सहमति सारे मिलकर बनाते हैं वो। 15वें संशोधन में क्या बदलाव किया गया, 13वां संशोधन, इसमें किया क्या था। 13वें संशोधन में क्या किया है इन्होंने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की जो एज है उसको 60 से क्या कर दिया, 62 कर दिया, ये हमें ध्यान रखना है। तो ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 54वां संशोधन, ये क्या है, 54वां संशोधन, इसको समझिए। 13वां जो संशोधन था, इससे पिछले वाला, ये सॉरी 13वां था ना, 15वां था, ये था उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। अगला है ये था 54 अमेंडमेंट, ये था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, यानी सैलरी बढ़ाने के लिए उनकी। आगे, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी, माननी ही पड़ेगी, तो अनुच्छेद 74(1). 52वां संशोधन संबंधित है शुरुआत, ये मतलब दल बदल विरोधी कानून, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। वो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये विधायक है, एमएलए, अब ये सीट जीत दिया, और मान लीजिए इसने क्या किया, पहले ये ए पार्टी में था, अब ये बी पार्टी में चला गया, तो ए पार्टी का एमएलए था, जैसे कि बी पार्टी में जाएगा इसकी जो सीट है ये खत्म कर दी जाएगी, इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। आगे, विवादास्पद संशोधन में शामिल है, तो ये तीनों शामिल है, 38, 39, 42। इसका आंसर हम बना देते हैं ए बी सी, तीनों, ये तीनों के तीनों ऐसे लॉ हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 42वें संशोधन से क्या बदलाव किया, एक तो लोकसभा की अवधि को 5 से 6 कर दिया गया, इंदिरा गांधी ने करवाया था। मूल कर्तव्यों को इसके अंदर जोड़ा गया, प्रस्तावना में चेंज किया गया, 3 शब्द लाए गए प्रस्तावना में, ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता
और लोकतंत्र, ये 3 जोड़े गए। 7वीं अनुसूची तथा 53 अनुच्छेद में बदलाव किया गया, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 48वां 39वां कौन से संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया, मतलब ये तीनों ने कुछ बदलाव किए, उसके बाद किसने ऐसा किया कि इनके बदलाव को उन्होंने बिल्कुल खत्म ही कर दिया, तो वो थे 43वां और 44वां, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, केशवानंद भारती के मामले में निर्णय में संविधान के विकास में क्या सहयोग दिया। जो अभी केशवानंद भारती का मामला, उसमें निर्णय क्या क्या किया गया। पहली बात उसमें की गई, संसद में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की गई कि आप कितना संशोधन कर सकते हैं, ये निर्णय किया। दूसरी बात, ये संविधान के किसी या सभी भागों में संपूर्ण अनुमति, आप सब कुछ बदल सकते हैं पूरे संविधान में, प्रस्तावना में चेंज कर लो, कहीं भी चेंज कर लो। तीसरी बात, संविधान की मूल संरचना उसके बुनियादी तत्वों का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बाद न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं चेंज कर सकते। और वो मूल ढांचा कौन बताएगा, वो बताएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि कौन चीज मूल ढांचे में कौन सी चीज नहीं है। अगर आप उसको चेंज करोगे, वो संशोधन को नहीं माना जाएगा, बाकी आप कहीं भी चेंज कर सकते हो, तो डी विल बी द राइट आंसर। संशोधन में समय समय पर संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है, क्यों होता है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा आंसर ये भी, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय के पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए, समझो कि अब मान लीजिए कि ये है, अब ये चीज अभी के हिसाब से सही है ना। जैसे अब कोविड का एग्जांपल लेते हैं, अब रिसेंट है कोविड। कोविड में फिजिकल पढ़ाई अच्छी थी, बिल्कुल फिजिकल पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोविड के टाइम पे हमने इसको चेंज किया और हम कहां पे आए, हम डिजिटल पढ़ाई में आए। क्यों आए, वाई, इसीलिए आए। डिजिटल पढ़ाई में क्यों आए, इसीलिए आए क्योंकि फिजिकल वाला ठीक है, लेकिन कोविड के टाइम ठीक नहीं है, उससे बीमार हो सकते हैं लोग। तो इसीलिए कि जो चीज एक टाइम पर सही हो, परिस्थितियां आने पर बदल सकती है ना, इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए 22वां प्रश्न, सही गलत बताना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। राष्ट्रपति की विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, बिल्कुल सही बात। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होता है, हाँ, ये थोड़ी कोई भी कर देगा। न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव ना सकती, परंतु संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, बिल्कुल। संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही बात। आगे देखिए, 42वां संशोधन विवादास्पद क्यों था। पहली बात, ये आपातकाल के दौरान किया गया था, और आपातकाल खुद इमरजेंसी, तो विवादास्पद खुद ही है। इस पर विशेष बहुमत नहीं था, समर्थन नहीं था, संशोधन के कुछ बंद विवादास्पद थे। कभी देखिए, इसको पढ़िए तो आपको मिलेगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य विभिन्न संशोधनों के संबंध में विधायिका और न्यायपालिका के टकराव की सही व्याख्या नहीं करता। ये रहा, ये वाला। क्यों, वो कह रहा है, देखिए संविधान की कई तरह से व्याख्या की जा सकती है, बिल्कुल बात ठीक है, की जा सकती है, सही व्याख्या है। दूसरी बात, खंडन मंडन और मतभेद, मतलब कि लोग आपस में इधर उधर एक दूसरे की पर्सपेक्टिव सुनेंगे, बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, लोकतंत्र का पार्ट है। कुछ नियमों और सिद्धांतों को बिल्कुल दिया गया है, तो लेकिन ये क्या लिखा है, देखो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा केवल विधायिका को नहीं सौंपी जा सकती। मतलब इसको आप कह सकते हो कि ये चीज है कि आप मतलब केवल विधायिका को नहीं, आप न्यायपालिका को भी दे सकते हो और विधायिका को भी दे सकते हो, दोनों को दे सकते हो। तो हम इसे मान लेते हैं कि डी आंसर है। हाँ, इन तरह के प्रश्नों के मैनी आंसर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल ये, कोई और अगर कोई और आंसर भी है तो इसका वो आंसर भी माना जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बात गलत बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटी है, व्याख्या का अधिकार है, कुछ और भी कुछ ले सकता है कोई व्यक्ति। आगे देखिए, बुनियादी ढांचे के सिद्धांत में सही वाक्य को चिन्हित करें और गलत वाक्य को सही करें। संविधान में बुनियादी मान्यताओं को खुलासा किया गया, नहीं किया गया। बुनियादी मान्यताएं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो नहीं किया गया। बुनियादी ढांचों को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन बंद कर सकती है, कर सकती है। न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं को स्पष्ट कर दिया जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या बाहर रखा जा सकता है, बिल्कुल न्यायपालिका करती है उसको। यह सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद बिल्कुल किए गए, इस सिद्धांत से न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ी हैं। आगे देखिए, चलिए, सो खत्म हो गया। सो थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। उत्साह क्लास 11th मिल जाएगा, वहां पे हम पीडीएफ डालते हैं इसकी। आप जितना जल्दी देखेंगे उतना आपको ही फायदा होगा, पीडीएफ जल्दी से प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।